Hello students, welcome to Academic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to discuss class 12th CBSE mock test term 2. Now, in CBSE class 12th term 2, you have chapters like indefinite integration, definite integration, then application of integrals like area under curve. Then we have chapter differential equations, vectors, 3D and probability. तो इन सब चैप्टर्स के ऊपर हमारे क्वेश्चंस होंगे. तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को. ऑलराइट, तो आई होप यू हैव टेकन द टेस्ट सो दैट यू कैन सी व्हाट आर योर मिस्टेक्स, और कोई भी डाउट है तो दैट कैन बी क्लैरिफाइड. Now before we begin, don't forget to subscribe to the channel so that you get timely notifications on all the upcoming video lectures and you can avail full benefits of it. तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. अब डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस. ऑलराइट, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस A, B एंड C. ईच पार्ट इज कंपल्सरी, तो हर सेक्शन हमारा कंपल्सरी है. फिर सेकेंड इंस्ट्रक्शन ये है कि सेक्शन A हैज 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच. ऑलराइट, फिर सेक्शन B हैज 4 short answer type questions of 3 marks each. फिर section C has 4 long answer type questions of 4 marks each. और there is an internal choice in some of the questions. तो internal choice आपको कुछ questions में given है. Otherwise ऐसा नहीं है कि किसी section के आपको कुछ questions करने हैं, जितने दिए हैं वो सारे करने हैं. And question number 14 जो है, that is a case based problem having 2 subparts of 2 marks each. Alright, तो ये हो गई हमारी जनरल इंस्ट्रक्शंस. अब आते हैं क्वेश्चंस पे. तो लुक एट द सेक्शन ए. सेक्शन ए में हमने देखो कहा था कि हमारे पास होंगे 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन जो है वो कैरी करता है 2 मार्क्स. तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, फाइंड इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ tan x अपॉन sin x इंटू cos x. तो इसको हमने करना है इंटीग्रेट. तो लेट्स बिगिन. लेट अस सी हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो वी हैव हियर इंटीग्रल. लेट अस राइट. वी वांट टू कैलकुलेट इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ tan x डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x. ऑलराइट, अब बिकॉज इन द न्यूमिरेटर हमारे पास रूट tan x है, तो हम डिनोमिनेटर में ये जो हमारी टर्म है sin x, इसको कन्वर्ट करेंगे tan में. अब tan में कन्वर्ट करने के लिए sin x के नीचे आपको क्या चाहिए, cos x चाहिए. तो इस क्वेश्चन में हम ये करने वाले हैं कि इसके नीचे अगर हमें cos x चाहिए यहाँ पे, तो लेट अस डिवाइड बाय cos x और यहाँ पे cos x से कर दो मल्टीप्लाई, सो दैट द गिवन फंक्शन रिमेन्स द सेम. Now notice one thing, ये जो है sin x upon cos x, this will become tan x. So इंटीग्रल को अगर हम I से डिनोट कर रहे हैं, तो this will be equal to integral of numerator is under root of tan x, denominator में sin x upon cos x is tan x, and then we have this as cos square x, जो कि न्यूमिरेटर में जाके आपका क्या बन जाएगा, secant square x. ऑलराइट, और साथ में है हमारे पास dx. अब देखो रूट tan x हमारा कैंसल होगा, तो दिस कैन बी कैंसल. तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ tan x. तो नाउ दिस इंटीग्रल एज यू कैन सी इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या बन गया, दिस इज नाउ न्यूमिरेटर में है हमारे पास secant square x एंड डिनोमिनेटर इज अंडर रूट ऑफ tan x dx. अब आपको लेनी है सुटेबल सब्स्टिट्यूशन. यू नो दैट उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव हमारे पास dx के साथ प्रेजेंट होता है. यहां पे आपकी 2 सब्स्टिट्यूशंस वर्क करेंगी. आइदर यू कैन टेक tan x as t, तो उसका डेरिवेटिव secant square x प्रेजेंट है. एक बात याद रखना, अगर आपके पास रूट के अंदर फंक्शन है ना, और उस रूट के अंदर वाले फंक्शन वाली सब्स्टिट्यूशन वर्क कर रही है, और डिनोमिनेटर में अगर रूट है तो रूट के साथ भी वर्क करेगी. देखो जैसे यहां पे हम पुट करते हैं कि अंडर रूट ऑफ tan x को t मान लो, तो लेट रूट tan x बी इक्वल टू t. तो अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिगार्ड टू x, तो व्हाट आर वी गेटिंग,
अब देखो रूट tan x का डेरिवेटिव निकालने के लिए यू आर गोइंग टू अप्लाई चेन रूल. सो वी हैव 1/2 अंडर रूट ऑफ tan x. tan x का डेरिवेटिव होगा secant स्क्वायर x और ये t का डेरिवेटिव dt बाय dx. तो इसका मतलब ये हो गया कि वी हैव secant स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट ऑफ tan x dx. दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स dt. तो देखो ये पूरा फंक्शन यही है जो हमारा इंटीग्रल के अंदर था, secant स्क्वायर x अपॉन रूट tan x. तो इस इज इक्वल टू 2 dt. तो यहां पे हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 टाइम्स dt. तो 2 बाहर आ जाएगा. 1 का इंटीग्रल विद रिगार्ड टू t विल बी t एंड प्लस कांस्टेंट c. एंड व्हाट वाज t? इट वाज अंडर रूट ऑफ tan x. सो दैट मींस इसका आंसर हमारे पास आ गया 2 times under root of tan x plus constant c. So this is going to be the answer to the first question. Is it okay? तो जिसमें हमने करना था इंटीग्रेट इस फंक्शन को रूट tan x अपॉन sin x इंटू cos x. अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ही और वाला पार्ट है, या तो आपने वो करना है या ये वाला पार्ट करना है. Now let us look at this. We have integral I is equal to sin inverse x divided by under root of 1 minus x square dx. अब now we are going to use substitution method. तो उसको सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रेजेंट है. तो यू नो दैट साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो हमारा प्रेजेंट है. तो यहां पे सुटेबल सब्स्टिट्यूशन यही होगी कि लेट sin inverse of x be equal to t. So let us differentiate now with regard to x so that we get 1 upon under root of 1 minus x square. This is equal to dt by dx, which means we have dx upon under root of 1 minus x square is equal to dt. तो आप देखो dx upon under root of 1 minus x square will be replaced by dt और साइन इनवर्स x को किससे रिप्लेस करना है? t से. सो नाउ दिस इंटीग्रल I विल बी इक्वल टू t dt. t का इंटीग्रल निकाल लो. इंटीग्रल ऑफ t इज t स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट c. नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ t. t was sin inverse of x. So therefore given integral will be 1 by 2 times sin inverse of x का स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट c. तो ये होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के और वाले पार्ट का. राइट? तो दिस वाज और पार्ट. अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे. नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन इज राइट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो लेट मी राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन. इट इज 2 times d2y by dx square and then we have plus dy by dx का क्यूब इज इक्वल टू 0. अब देखो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले अगर हम ऑर्डर देखें तो वो क्या होता है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है कि उसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है उसका ऑर्डर. जैसे यहाँ पे देखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर 1 है, ये सेकेंड डेरिवेटिव है इसका ऑर्डर 2 है. इससे बड़ा डेरिवेटिव ऑर्डर 3 या 4 वगैरह का हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है. तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2. फिर हम बात करते हैं किसकी? डिग्री की. नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? ये होता है एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ये वाला है, इसका एक्सपोनेंट 1 है. पर एक बात इंश्योर करनी होती है कि कोई भी डेरिवेटिव नेगेटिव या फ्रैक्शनल पावर में नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे ये वाले डेरिवेटिव की पावर 3 है विच इज नॉट नेगेटिव या फ्रैक्शनल पावर. अगर होती है तो उसको हम हटाते हैं स्क्वेयरिंग या क्यूबिंग करके. तो यहाँ पे हमारे पास d2y by dx स्क्वेयर की पावर 1 है. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई? 1. तो ये होती है पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ऑलराइट? तो क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर होगा ऑर्डर 2 डिग्री 1. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. आपको कहा है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ
दिस वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। अब देखो कैसे निकालते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन बी। तो लेट अस राइट व्हाट इज द फॉर्मूला। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, दिस इज गिवन बाय a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो आपको इस वेक्टर a की प्रोजेक्शन b के ऊपर चाहिए, तो a वेक्टर इज 2 times I, ऑल राइट, प्लस वी हैव 3j, देन 2k, फिर डॉट b वेक्टर लिखते हैं, इट इज नाउ I प्लस 2j प्लस k, और डिवाइड करना है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेते हो उसके मैग्नीट्यूड से। तो ऑन बी चाहिए अगर आपको, तो बी का मैग्नीट्यूड लेना होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई प्लस 2j प्लस के। नाउ लेट अस टेक द डॉट प्रोडक्ट। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। सो 2 into 1 विल बी 2, फिर j के कॉम्पोनेंट्स देखो, 3 2s are 6, k के कॉम्पोनेंट्स लेते हैं 2 1s are 2, और देखो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ i का कॉम्पोनेंट का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, j का कॉम्पोनेंट 2 है 2 स्क्वायर एंड देन अगेन 1 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू नाउ 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6। अब देखो या तो आप आंसर ऐसे दे सकते हो, यूजली हम रूट हटा देते हैं डिनोमिनेटर में से, और यू कैन से इट इज 10 अपॉन रूट 6 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 6, विच इज 10 अपॉन 6 इंटू अंडर रूट ऑफ 6। ये आप कैंसिल कर सकते हो 2 से, दिस इज 3 एंड दिस इज 5। सो दैट मीन्स आंसर कैन बी रिटन एज कि दिस प्रोजेक्शन इज इक्वल टू नाउ हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 रूट 6। तो ये हमारी प्रोजेक्शन आ गई ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, राइट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। Let's move on to the next question. Look at now question number 4. Fourth question is find the direction cosines of the unit vector perpendicular to this plane and passing through origin. All right? तो देखो अगर हमें ये चाहिए ना, तो सबसे पहले अगर हम एक प्लेन लेते हैं, जैसे सपोज वी हैव दिस एज द प्लेन, तो आपके पास अगर ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, मान लो ON, इसके अलोंग मान लो हमारा जो वेक्टर है दैट इज n वेक्टर, तो आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, दैट मींस यू रिक्वायर n कैप, ऑलराइट। अब देखो इसको, ये नॉर्मल वेक्टर है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन देखो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय r डॉट n इज इक्वल टू d, where what is d? d is equal to this distance ON। तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब आपको प्लेन की इक्वेशन ये दी है, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नाउ वी हैव इक्वेशन ऑफ प्लेन एज r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स इक्वल टू -1। अब हमने कहा है नॉर्मल फॉर्म में d हमारा पॉजिटिव होता है, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इंप्लाइज दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन कैन बी रिटन एज r डॉट, माइनस हम यहां पे ले लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k इज इक्वल टू 1, ऑलराइट। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अब आप नोटिस करो कि ये वाला जो वेक्टर है ये हमारा n वेक्टर हो गया नॉर्मल टू प्लेन, दैट इज माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k। तो दिस इज नॉर्मल वेक्टर, ऑलराइट, दैट मीन्स नॉर्मल टू प्लेन। पर हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। अब देखो आप यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो, जब उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें ताकि उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो जाए। तो उसके लिए हम यहां पे फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n। तो ये वाले वेक्टर का वी आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ माइनस 6 का स्क्वायर 36, j का कॉम्पोनेंट 3 है उसका स्क्वायर 9, k का कॉम्पोनेंट 2 है उसका स्क्वायर 4। सो दिस इज इक्वल टू रूट 49 विच इज इक्वल टू 7। तो नाउ वी कैन से यूनिट वेक्टर
परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऑलराइट, तो वो यूनिट वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर है और पासिंग थ्रू ओरिजिन है, दिस विल बी इक्वल टू एन कैप। तो एन कैप होगा ये, जो कि हम निकालेंगे कैसे, एन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। नाउ वेक्टर एन इज -6i plus 3j plus 2k and this is to be divided by 7. So this implies n cap vector is equal to -6 upon 7i, then we have plus 3 upon 7j और फिर है plus 2 upon 7k। तो ये है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आपको देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो आई जे के कंपोनेंट्स ही डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या हो जाएंगे, आई का कंपोनेंट है -6 अपॉन 7, देन जे का कंपोनेंट 3/7 और के का 2/7। ऑलराइट, तो अगर किसी लाइन के अलोंग आपको यूनिट वेक्टर मिलता है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, तो उसके डायरेक्शन को साइंस होते हैं एल एम और एन। इज इट ऑल राइट, प्रोवाइडेड इट इज अ यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर था, तो ये जो आएंगे आई जे के कंपोनेंट्स, दीज विल बी द डायरेक्शन कोसाइंस। सो दिस इज द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन हियर इज, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ऑलराइट, एंड सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6। अब डाई को हमने 2 बार फेंका है, तो सैंपल स्पेस में आपके पास कुछ इस टाइप से आएगा, 1 1 1 2 1 6 एंड सो ऑन, 6 1 से लेकर 6 6 तक। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस विल बी इक्वल टू 36। फिर आपको कहा है कि सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6। तो जब गिवन टू बी, ऑब्जर्व्ड टू बी, ये वर्ड्स आते हैं, इसका मतलब ये इवेंट अकर कर चुका है। तो आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो अगर जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको अगर हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए इज दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। ऑलराइट, तो नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, ये इवेंट ए हो जाएगा। और फिर कौन सा इवेंट ऑलरेडी कर चुका है अगर, कि सम ऑफ नंबर्स, ऑलराइट, sum of numbers appearing is observed to be 6. Let us call this as event B. तो B event है कि sum of numbers is 6. तो B event अगर कर चुका है, A की probability चाहिए, तो we need conditional probability A upon B. क्या फॉर्मूला होता है देखो conditional probability का, it is given by probability of A intersection B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारे पास आएगा। तो अब हमें ये प्रोबेबिलिटीज चाहिए, उसके लिए हम देखते हैं पहले कि ए में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। यहां पे ऑब्जर्व करो, अभी हम इसको कह देते हैं 1। तो इसमें हमने प्रोबेबिलिटीज पुट करनी है। सबसे पहले ए जो सेट है देखो वो क्या होगा, नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, तो ए विल कंटेन एलिमेंट्स कौन कौन से, 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4, then 4 6 4 5, then 4 3 4 2 4 1। तो कम से कम 4 एक बारी आना चाहिए, ये वाले हमारे फेवरेबल एलिमेंट्स आएंगे। अब देखो बी लेते हैं कि सम ऑफ नंबर्स इज 6। तो 6 कब कब बनेगा सम, अगर 1 के साथ आप लोगे 1 5, then you have 2 4, then we have 3 3, then 4 2 and then 5 1। तो ये सारे जो हमारे पास इवेंट्स आए हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स आए हैं या जो आउटकम्स आए हैं, उनमें सम ऑफ नंबर्स कितना है, 6 है। अब हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। नाउ कॉमन देखो क्या क्या होगा इन दोनों में, ऑब्जर्व करो।
जैसे 2 4 और 4 2 का सम 6 है, तो यहां भी 2 4 है और 4 2 है, इजंट इट? तो ये दो एलिमेंट्स हमारे कॉमन है, दैट इज 2 4 एंड 4 2। अब हमें किस किस की प्रोबेबिलिटी चाहिए वन में? एक तो ए इंटरसेक्शन बी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया, फेवरेबल एलिमेंट्स आ गए 2 और टोटल सैंपल स्पेस में थे 36। देन वी रिक्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी में फेवरेबल है 5 और टोटल कितने थे? 36। तो लेट अस पुट दिस इन 1, तो इसको पुट करते हैं 1 में। So therefore we get probability of A by B equal to, न्यूमिरेटर में चाहिए probability of A intersection B which is how much? 2 by 36, alright? और डिनोमिनेटर में चाहिए B की probability which is 5 by 36। तो 36 कैंसिल करो, आंसर is coming out to be 2 by 5. So this will be the required probability. All right, so we had to apply the formula for conditional probability. तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा आंसर आया है 2 by 5. Let's see the next question now. अब देखो यहां पे 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन ये था, the urn contains 10 black and 5 white balls. फिर कहा है 2 balls are drawn from the urn one after other विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। आपको पता है अगर विद रिप्लेसमेंट होते हैं तो हमारे इवेंट्स होते हैं इंडिपेंडेंट, लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है दैट मींस दीज आर डिपेंडेंट इवेंट्स। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। तो लेट्स जस्ट सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन नाउ। सबसे पहले आपको दिया है 10 black and 5 white balls. तो we need probability of 2 black balls. All right? तो ये हो जाएगी probability of first black and second black. All right? ये अब first black जो है, मान लो इसको कह लो इवेंट A और इसको कह लो इवेंट B। तो एक तरह से हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट था तो ये दोनों ए और बी जो हैं दीज आर डिपेंडेंट इवेंट्स। कैसे इवेंट्स हैं? डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो देखो अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकलेगी कैसे? इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब हम ए की प्रोबेबिलिटी यहां पे निकालते हैं कि बॉल इज फर्स्ट ब्लैक बॉल। तो ब्लैक कितनी है? 10 है, तो 10 हमारे पास फेवरेबल हो गए और टोटल बॉल्स 10 प्लस 5 15 है। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखो ए अकर कर चुका है, एक बॉल निकल चुकी है और वो है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अब यहां पे करंट सिचुएशन क्या है कि एक ब्लैक बॉल निकल चुकी है, तो वी हैव 9 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। तो ये इवेंट अकर कर चुका है, तो अब सिचुएशन हमारी ये है। तो यहां से अब आपको बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, मतलब सेकेंड ब्लैक बॉल की। तो इसमें से आपको ड्रॉ आउट करनी है अब एक ब्लैक बॉल। तो नाउ वी हैव 9 ब्लैक, तो आपको अब एक ब्लैक बॉल निकालनी है। तो फेवरेबल हो गए हमारे 9 और टोटल विल बी 9 प्लस 5 दैट इज 14। तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ए अकर कर चुका है, तो हमारे पास बैग में से एक ब्लैक बॉल निकल चुकी है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट विल गिव अस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे कैंसिल कर लो, 3 3 9, 3 5 15, फिर 5 2 10 हो गया, 2 से कैंसिल करो, 2 7 तो रिक्वायर्ड आंसर विल बी इक्वल टू 3 by 7। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये होगी हमारी प्रोबेबिलिटी किस बात की कि 2 ब्लैक बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट होता है तो इवेंट्स आर डिपेंडेंट, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ उसके लिए हम आते हैं अब सेक्शन बी पे। सेक्शन ए में आपके पास 6 क्वेश्चंस थे कैरिंग 2 मार्क्स ईच।
अब सेक्शन बी के क्वेश्चंस लेते हैं. ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स. तो 7th क्वेश्चन हमारा ये है, इवेल्युएट करना है इस इंटीग्रल को log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x का स्क्वायर dx. So let us denote this integral by I. So we have log of log x plus we have 1 upon log x का स्क्वायर and multiplied by dx. इसको दो में सेपरेट कर लो. पहला वाले को 1 इंटू लिखते हैं. वी विल डू इट बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ऑलराइट. और सेकेंड वाला इंटीग्रल हम एज इट इज लिखते हैं 1 अपॉन log x का स्क्वायर इंटू dx. फर्स्ट में अप्लाई करेंगे हम हमारा रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का. I लेट. I means inverse trigonometric function, L means logarithmic, A means algebraic, T is trigonometric, E is exponential. तो यहाँ पे 1 जो है आपका algebraic है और ये जो है आपका log of log x ये logarithmic है. तो पहले logarithmic आ रहा है तो this will be taken as first function, this as second. So we get I to be equal to first function as it is, मतलब log of log x. इनटू क्या करते हैं सेकेंड का इंटीग्रल. तो 1 का इंटीग्रल विद रिगार्ड टू x इज x. फिर माइनस फर्स्ट वाले का आपने लेना है डेरिवेटिव, इजंट इट. तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव अगर लेना है तो चेन रूल से होगा. इट विल बी नाउ, ये मैं यहां पे लिख रही हूं 1 अपॉन log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x. सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, तो 1 का इंटीग्रल x. फिर इस प्रोडक्ट को करेंगे हम इंटीग्रेट विद रिगार्ड टू x. और लास्ट वाला फंक्शन एज इट इज रहने दो 1 अपॉन log x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx. नाउ वी हैव I इक्वल टू, अब देखो I किसके इक्वल है, पहली टर्म है x इंटू log ऑफ log x. ऑलराइट. देन वी हैव, यहां पे ऑब्जर्व करो ये x आपका कैंसल हो गया. तो इसका मतलब अब हमारे पास है -1 इंटू 1 अपॉन log x, जिसको हमने करना है इंटीग्रेट. और लास्ट वाला इंटीग्रल वी आर राइटिंग एज इट इज 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx. अब आप फिर से नोटिस करो हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, I लेट. तो लॉगरिथमिक फंक्शन है तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये अलजेब्राइक है 1 तो इट विल बी सेकेंड. So let's integrate it by parts. So now this is equal to x into log of log x. फिर है हमारे पास माइनस, ब्रैकेट के अंदर इसको करते हैं इंटीग्रेट बाय पार्ट्स. तो फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन log x एज इट इज इंटू 1 का इंटीग्रल x. फिर माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव. अब इसको चेन रूल से करेंगे, इसको हमने क्या करना है डिफरेंशिएट. तो -1 अपॉन log x का स्क्वायर इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाय x. फिर 1 का इंटीग्रल लेना है जो कि होगा x और फिर dx. नाउ वी हैव ब्रैकेट क्लोज्ड और आखिरी में है इंटीग्रल 1 अपॉन log x स्क्वायर dx. ऑलराइट. नाउ लेट अस सॉल्व इट फर्दर. अब देखो यहां पे क्या आ रहा है ये. Now we have I equal to x into log of log x. ये ओपन करो -x अपॉन log x. ऑलराइट. अब यहां पे देखो यहां पे 3 माइनस है, माइनस माइनस प्लस और माइनस, और ये वाला x हमारा क्या हो जाएगा कैंसल. तो 3 माइनस है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा. ये माइनस करोगे तो माइनस आएगा. तो माइनस ऑफ 1 अपॉन log x का स्क्वायर इंटू dx. देन लास्ट वाला इंटीग्रल एज इट इज 1 अपॉन log x स्क्वायर dx और प्लस कांस्टेंट c. नाउ नोटिस हमारे पास ये वाला इंटीग्रल कैंसल हो गया. दिस इज 1 अपॉन log x स्क्वायर विथ पॉजिटिव साइन, ये वही है विथ नेगेटिव साइन. सो वी गेट द आंसर. इंटीग्रल की वैल्यू आ गई x इंटू log ऑफ log x minus x upon log x and plus constant c. This is the solution of the given question. Alright? तो ये हमारे पास solution आएगा. तो इसमें हमने यूज किया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स.
तो पहले ही फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया है, सेकेंड वाला वी हैव kept as it is because it is getting cancelled. Now let's see the next one. Question number 8. एट्थ क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहां पे लिखते हैं, इट इज 3 times xy plus y square into dx is equal to how much? x square plus xy into dy. अब आप नोटिस करो इसमें इट इज नॉट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, क्योंकि x और y वाली टर्म्स हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे कि dx के साथ x वाली टर्म्स लिख दें और dy के साथ y वाली, तो इट इज नॉट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. जब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं दिखे तो अगली चीज चेक करनी होती है, क्या ये होमोजेनियस फॉर्म है. उसके लिए आप क्या करते हो, हर टर्म की डिग्री चेक करते हो. जैसे इस टर्म में वेरिएबल्स हैं x और y, दोनों की पावर 1 है, तो इस टर्म की डिग्री हमारे पास हो गई 2. फिर देखो y स्क्वायर है, दिस टर्म ऑल्सो हैज डिग्री 2. फिर x स्क्वायर, इस टर्म की डिग्री भी 2 है, x की पावर 1 y की पावर 1, तो इस टर्म की डिग्री भी कितनी है, 2 है. तो जब हर टर्म की डिग्री सेम होती है, दैट मीन्स इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑलराइट, ऑफ डिग्री 2. तो अगर डिग्री 2 है तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय x स्क्वायर, so that complete differential equation can be written in the form y upon x. तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग. तो पहली टर्म यहां पे आ जाएगी 3 times y upon x, then y square upon x square into dy into dx. This is equal to x स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 आएगा, plus we have y upon x into dy. All right. एक काम करते हैं, let us take this dx on the other side and keep it below dy. So we have now this differential equation as 3 times y upon x plus we have y upon x का square. This is equal to 1 plus y upon x and multiplied by dy upon dx. अब देखो, इस फॉर्म में लिखने के बाद हमें सुटेबल सब्स्टिट्यूशन लेनी है. लेट y अपॉन x बी इक्वल टू v, बिकॉज कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ y अपॉन x. तो इसका मतलब y हो गया v इंटू x. तो हमें dy बाय dx को भी रिप्लेस करना है, तो उसके लिए डिफरेंशिएट करो अब विद रिगार्ड टू x. तो इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो वी हैव dy बाय dx इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, v का डेरिवेटिव dv बाय dx इंटू x एज इट इज, v का डेरिवेटिव v एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1. तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू v प्लस x इंटू dv बाय dx. तो लेट अस कॉल इट एज 1. तो पुट इन 1. तो 1 में पुट करके देखो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन अब क्या आ गई. We are getting now 3 times v plus v square. This is equal to 1 plus v multiplied by dy by dx कितना है, v plus x into dv by dx. अब हम ये सब्स्टिट्यूशन क्यों लेते हैं, so that we get variable separable form. Now you will be able to separate the variables x and v. For that सबसे पहले आप ये वाली टर्म को ले आओ लेफ्ट साइड पे. So we get 3v plus v square upon 1 plus v. This is equal to v plus x dv by dx. अब इस वाले v को ले जाते हैं लेफ्ट साइड पे, तो 1 plus v is the denominator. We have 3v plus v square. This is minus v and right side is now x into dv by dx. Left side पे we are going to take the LCM now. तो LCM is 1 plus v. Let's take the LCM. 3v plus v square minus v और minus v square. Is it all right? ये आ जाएगा. This is equal to x into dv upon dx. अब आप नोटिस करो यहां पे हमारे पास v square कैंसल हो गया. So we are getting 3v minus v, that is 2 times v.
अपॉन 1 प्लस v इज इक्वल टू x इंटू dv अपॉन dx। अब वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो देखो कैसे सेपरेट होंगे। आप x अपॉन dx इधर ले आओ और ये v अपॉन 1 प्लस v ले जाओ dv के साथ। सो वी हैव नाउ 2 times dx अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन v dv। Now variables are separated, so now we have to integrate both sides. यहां पे 2 बाहर आ जाएगा, we have dx upon x, राइट साइड पे डिवाइड करोगे 1 by v plus 1 dv. Now let's do the integration. So left side is 2 times log x, right side we have 1 upon v का integral log v plus v and plus constant c. अब देखो यहां पे ये हो गया 2 log x का मतलब क्या हुआ, log x square. All right, so we have log of x square minus log v, this is equal to v plus c. Got it? तो v कितना था हमारा, या पहले प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, this is x square upon v. All right, ये आ जाएगा, this is x square upon v. Now we have x square upon v is equal to v plus c. v की वैल्यू पुट कर दो, v was y into y upon x. तो we have x square upon y by x is equal to y upon x plus c. तो what have we done? We have v equal to y by x. इसी को हमने लिया था ना। तो अब देखो हमारे पास क्या आंसर आ गया, we are getting log of x cube upon y is equal to how much, y upon x and plus constant c. So this is going to be the answer, right? So I hope it is clear to you. तो ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी है which was given to us in homogeneous form, right? तो जिसका सॉल्यूशन हमने निकाला by converting into proper homogeneous form, that means writing each and every term in the form y by x and then put y by x as v. अब देखो यहाँ पे 8th क्वेश्चन का और पार्ट, या तो आपने वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है और ये था कि ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो. Let us see what is this differential equation. It is dy by dx plus y into cos x is equal to e raised power sin x into cos x. All right, ये हो जाएगा. अब आप नोटिस करो, this differential equation is in the form dy by dx plus p into y is equal to q. जिसमें आपको पता है इसको कहते हैं लीनियर फॉर्म, जिसमें p और q आर आइदर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x. तो यहाँ पे y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो p है, तो p इज cos x एंड q इज दिस राइट साइड वाला फंक्शन दैट इज e रेज पावर sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x. तो आप देख सकते हो इसमें p एंड q बोथ आर फंक्शंस ऑफ x. तो एज आई सेड, ये वाली लीनियर फॉर्म में p और q या तो कांस्टेंट्स होंगे, आइदर दे आर फंक्शंस ऑफ x और दे आर कांस्टेंट्स. सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो अब देखो हम निकालते हैं यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर if, विच इज e की पावर में p का इंटीग्रल विद रिगार्ड टू x. So p function is cos x, तो cos x का इंटीग्रल चाहिए with regard to x which is sin x. So this is the integrating factor. तो ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, let us call it as 1. तो अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई 1 by integrating factor. So on multiplying 1 by integrating factor, we get e raised power sin x into dy by dx plus e raised power sin x into cos x into y. Right side will be equal to e raised power sin x का स्क्वायर and multiplied by cos x. अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई क्यों किया है? So that left side becomes exact differential. देखो किसका डिफरेंशियल बन रहा है, e raised power sin x into y का. अगर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते तो e रेज पर sin x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy by dx,
फिर y एज इट इज इसका डेरिवेटिव होता e रेज पर sin x इंटू cos x। तो लेफ्ट साइड एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए, इसीलिए हम लीनियर फॉर्म में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। अब राइट साइड आपके पास आ गई, ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर सकते हो, e की पावर 2 sin x इंटू cos x, और यहाँ पे इंटीग्रल बाद में लेते हैं, अभी हम यहाँ पे ये करते हैं, इसको हमने ऐसे लिख लिया। इज इट ऑल राइट? तो वी हैव दिस। अब आप क्या करोगे सॉल्यूशन निकालने के लिए? नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिगार्ड टू x। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिगार्ड टू x। अब देखो यहां पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिगार्ड टू x, यहां पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिगार्ड टू x, तो आपस में ये रिवर्स प्रोसेसेस हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट साइड हमें यही मिल जाएगी e रेज पर sin x इंटू y, और राइट साइड को इंटीग्रेट करोगे मतलब e रेज पर 2 sin x इंटू cos x को विद रिगार्ड टू x। अब राइट साइड पे इंटीग्रेट करने के लिए लेट अस टेक अ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पे एज्यूम कर लो लेट sin x बी इक्वल टू t, तो उसका डेरिवेटिव cos x वी हैव along with dx, so we get cos x dx is equal to dt, which means now we are getting e raised power sin x into y, this will be equal to, look here, e raised power 2t into dt। Got it? अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो we have e raised power sin x into y is equal to e raised power 2t upon 2 and plus constant c। तो t की वैल्यू पुट करो, t was nothing but sin x, तो let us replace t over here, that means we are getting now e raised power sin x into y is equal to, look here, this is equal to 1 upon 2 e raised power how much? 2 sin x प्लस कांस्टेंट c। या तो देखो आप सॉल्यूशन ऐसे दे सकते हो, हमें जनरल सॉल्यूशन ही बताना था क्योंकि इनिशियल कंडीशन नहीं दी है, या फिर आप आंसर ऐसे भी दे सकते हो, वी कैन डिवाइड बाय e रेज पावर sin x। ऑलराइट, तब आंसर आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। देन यू कैन राइट इट एज कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 e रेज पावर sin x, क्योंकि एक e रेज पावर sin x कैंसिल हो जाएगा, c अपॉन e रेज पावर sin x कैन बी रिटन एज c इंटू e की पावर माइनस sin x। तो किसी भी फॉर्म में आंसर दे दो, both will be considered to be correct because after all it is a subjective question। ऑब्जेक्टिव होता है तो हमें पर्टिकुलर फॉर्म में लाना कंपल्सरी होता है because we have to match the options। तो सब्जेक्टिव में दोनों में से कोई भी फॉर्म में अगर आपने आंसर दिया है तो इट विल बी करेक्ट, राइट। तो ये वाला जो और वाला पार्ट था दैट वाज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Ninth question is that find the area of parallelogram, all right, whose adjacent sides are given by these two vectors। You know that if you have a parallelogram, जैसे अगर हमारे पास कोई भी देखो पैरेललोग्राम है तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास adjacent sides are given by vectors A and vector B, तो एरिया is given by magnitude of A cross B, all right, area of this parallelogram। तो अब हम निकालते हैं A क्रॉस B पहले और फिर उसका मैग्नीट्यूड। तो A क्रॉस B कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। सबसे पहले आप रो 1 में लिखोगे I J K, फिर पहले A है तो A के कंपोनेंट्स लेंगे, तो 1 minus 1 3, let us write it over here, all right। फिर लो B के कंपोनेंट्स 2 minus 7 1, so we have 2 minus 7 1। Now let us solve this determinant, let us expand by row 1, so you know ये प्लस साइन के साथ आएगा, ये माइनस के साथ आएगा, all right, and this again will come with plus sign। तो let's simplify, this is equal to now, तो A cross B is equal to I into minus 1 plus 7 3s are 21, फिर लेंगे माइनस j, 1 minus 2 3s are 6 plus k we have minus 7 plus 2।
which means this is equal to 20i plus 5j and minus 5k. आप नोटिस करो इन सब में हमारे पास 5 कॉमन है, तो दिस इंप्लाइज a क्रॉस b कैन बी रिटन एज 5 टाइम्स 4i प्लस j माइनस k. अब हम निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b विल बी इक्वल टू 5 का मैग्नीट्यूड लोगे और इस वेक्टर का 4i प्लस j माइनस k. तो 5 का मॉड 5 होता है, तो दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. 4 का स्क्वायर 16, j का कंपोनेंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1. So this is equal to 5 into under root of 18. 9 2 18 होता है, तो 9 का 3 बाहर आएगा, तो root 18 is 3 root 2. That means it is equal to 15 root 2. तो अब हम लिखते हैं therefore area of parallelogram. So therefore area of parallelogram, जैसे कि हमने कहा था it will be magnitude of a cross b, तो therefore it is equal to 15 root 2 square units. All right, this is the required area of parallelogram. So ये हमारा आंसर आ गया. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो वेक्टर्स के ऊपर सिंपल क्वेश्चन है, आपने सिर्फ क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. 10th question is find the vector equation of line which is passing through this point and is parallel to these two planes. अब देखो किसी भी लाइन की, अगर आपके पास कोई लाइन है, उसके ऊपर अगर आपके पास कोई फिक्स पॉइंट होता है विद पोजीशन वेक्टर a और लाइन की डायरेक्शन इज अलोंग वेक्टर b, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन देखो क्या होती है. वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय r इज इक्वल टू a plus lambda b where lambda is any non-zero scalar. अब आपको दिया है कि लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है 1 2 3, तो इसका मतलब यहाँ पे a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3, तो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3k. तो ये वेक्टर a तो हमें मिल गया यहाँ पे. अब देखो b है डायरेक्शन ऑफ लाइन, वो कैसे निकालेंगे. आप नोटिस करो आपको दिया है लाइन इन प्लेन्स के पैरेलल है. अब जब भी कोई लाइन किसी प्लेन के देखो पैरेलल होती है, लाइक यू हैव अ प्लेन एंड वी हैव अ लाइन विच इज पैरेलल टू इट, तो अगर लाइन की डायरेक्शन अलोंग वेक्टर बी है और प्लेन का नॉर्मल है n, तो इसका मतलब लाइन और नॉर्मल आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर. ऑलराइट, तो जब ये प्लेन है, जैसे ये लाइन है देखो, तो इफ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन यहां पे ऐसे, तो जो नॉर्मल टू प्लेन है वो और लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे. तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0. अब आप नोटिस करो, मान लो पहला प्लेन आपको ये गिवन है, लेट मी टेक द फर्स्ट प्लेन. ठीक है, P1 प्लेन जो है दैट इज गिवन बाय r डॉट i माइनस j प्लस 2k इज इक्वल टू 5. अब ये प्लेन की इक्वेशन देखो किस फॉर्म में है, r डॉट n इक्वल टू d, जिसमें n वेक्टर होता है नॉर्मल टू प्लेन. तो हम पहला प्लेन ले लेते हैं, r डॉट n1 इज इक्वल टू d1. इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास n1 वेक्टर है i माइनस j प्लस 2k. ऑलराइट, इसी तरह से हम लेते हैं सेकेंड प्लेन. अब देखो सेकेंड प्लेन, लेट मी टेक P2. तो P2 जो है दूसरा प्लेन दैट इज r डॉट 3i प्लस j प्लस k इज इक्वल टू 6. अगेन इट इज इन द फॉर्म r डॉट n इक्वल टू d, तो ये एक तरह से है r डॉट n2 इज इक्वल टू d2 वेयर n2 इज अगेन नॉर्मल टू द प्लेन. तो इसका मतलब हमारे पास वेक्टर n2 इज इक्वल टू 3i प्लस j प्लस k. अब देखो हमने क्या कहा था कि अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो इसका मतलब नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी.
आपको कहा है ये वाली जो लाइन थी हमारी r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, ये इन दोनों प्लेन्स के क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हो गया, हम यहां पे बोलेंगे सिंस लाइन इज पैरेलल टू प्लेन्स P1, P2, therefore line is perpendicular to normal to planes. Is it all right? ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो अगर लाइन नॉर्मल है तो इसका मतलब आपके पास लाइन के अलोंग हमने वेक्टर b लिया था, तो b डॉट n1 भी आपका 0 है एंड b डॉट n2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसका मतलब अब देखो दोनों के अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब हो गया कौन सा वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे अगर आप एक प्लेन के ऊपर दो वेक्टर्स ले रहे हो n1 और n2, ऑलराइट, दिस इज वेक्टर n1, दिस इज वेक्टर n2, तो कौन सा वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है, दैट इज n1 क्रॉस n2। इसका मतलब हमारा b वेक्टर विल बी पैरेलल टू n1 क्रॉस n2। इज इट ऑल राइट? तो लेट अस फाइंड नाउ n1 क्रॉस n2। अब देखो n1 वेक्टर हमारा आया था i माइनस j प्लस 2k और n2 वेक्टर इज 3i प्लस j प्लस k। लेट अस ऑब्टेन द क्रॉस प्रोडक्ट। सो n1 क्रॉस n2 वी आर गोइंग टू ऑब्टेन बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो में लोगे i j k, पहले n1 है तो n1 के कंपोनेंट्स लो 1 माइनस 1 2, फिर हमारे पास है 3 1 1, तो दिस इज इक्वल टू, अब इसको एक्सपैंड कर लो, प्लस माइनस प्लस लेके, दैट मीन्स वी गेट i इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस j 1 माइनस 6 एंड प्लस k वी हैव 1 प्लस 3, which means this vector is equal to minus 3i plus 5j and plus 4k। तो b वेक्टर जो लाइन की डायरेक्शन है वो पैरेलल है इसी के, तो इसका मतलब हम वेक्टर b ये ले सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्शन ऑफ लाइन जो है इट इज अलोंग दिस वेक्टर, ये आ गया। और देखो a वेक्टर क्या था हमारा, हमने निकाला था ना पॉइंट का पोजीशन वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k, तो वी ऑल्सो हैव वेक्टर a इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। तो अब हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे जिसके ऊपर ये फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, a, और डायरेक्शन ऑफ लाइन इज अलोंग वेक्टर b। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, as I said, r is equal to a plus lambda times b. That means it can be written as r equal to I plus 2j plus 3k and plus lambda times minus 3i plus 5j plus 4k. तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ऑलराइट, दिस इज द आंसर। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ऑलराइट, पोजीशन वेक्टर हमने फटाफट निकाल लिया पॉइंट का, बस दोनों प्लेन्स को यूज करके हमने उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। उनके नॉर्मल ये वेक्टर्स थे, जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। अब इसी क्वेश्चन में देखो इसका और वाला पार्ट, वो है इस बार ही आपने इक्वेशन निकालनी है और वाले पार्ट में प्लेन की, दैट कंटेन्स दिस पॉइंट and is perpendicular to each of the two planes। अब आप नोटिस करो, जैसे अगर हम एक प्लेन की बात करते हैं, सपोज वी हैव अ प्लेन लाइक दिस। ऑलराइट, ये मान लो हमारे पास कोई प्लेन है, इसके ऊपर आपको एक फिक्स पॉइंट दिया है a, तो a के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 1 माइनस 1 2, तो इसमें हम यूज करेंगे वन पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन। अब देखो वन पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होती है कि अगर आपके पास उसके ऊपर फिक्स पॉइंट है x1 y1 z1 और a b c आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। ऑलराइट, ये तो जैसे ये प्लेन है, इसके ये नॉर्मल है,
तो इसके डायरेक्शन रेशोज हैं अगर आपके ए, बी और सी, तो 1 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन इज a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें पॉइंट पता है ये a, तो x1 y1 z1 देखो हमारे ये हो जाएंगे। ऑलराइट, ये है हमारे x1 y1 z1 जो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो वी हैव नाउ a इंटू एक्स माइनस 1, b इंटू वाई प्लस 1 और c इंटू z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लेट अस कॉल इट एज 1। अब हम a b c की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देंगे तो दैट विल गिव अस इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब a b c निकलेगा कैसे? आपको गिवन है प्लेन इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दीज टू प्लेन्स। देखो इसमें प्लेन P1 आपको दिया है 2x plus 3y minus 2z is 5. All right. This is equal to 5 and plane P2 is given by x plus 2y minus 3z is equal to 8. और मान लो ये जो प्लेन चाहिए that is P. अब देखो जब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होते हैं। अगर प्लेन की इक्वेशन ये है यहाँ पे, तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल देखो क्या होंगे। डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल n1, ठीक है, मान लो नॉर्मल इज n1, तो वो हो जाएंगे 2 3 माइनस 2। और यहां पे इस प्लेन के डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल, ऑलराइट, तो नॉर्मल इज अलोंग वेक्टर अगर n2, तो उसके डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं ना, 1 2 एंड -3। और इस प्लेन के तो हमने बोला ही है डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल क्या है? ए बी सी, isn't it? अब देखो इफ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर नॉर्मल्स आर आल्सो परपेंडिकुलर, तो हम यहां पे लिखते हैं सिंस P इज परपेंडिकुलर टू P1, तो नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं जिनके डायरेक्शन रेशोज हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, देन वी हैव दिस कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारे ये हो गए और एक हमारे ये हो गए। दैट मीन्स वी गेट 2a प्लस 3b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। तो एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई। लेट अस कॉल इट एज 2। फिर हमें ये भी गिवन है कि P इज परपेंडिकुलर टू P2, तो P अगर P2 के परपेंडिकुलर है तो देखो P2 में हमारे पास नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज ये हैं, P में तो ABC थे। अगेन वी विल अप्लाई द सेम कंडीशन, सो वी हैव A प्लस 2B माइनस 3C इज इक्वल टू 0। लेट अस कॉल इट एज 3। अब 2 और 3 यूज करके वी आर गोइंग टू फाइंड डायरेक्शन रेशोज A, B एंड C। तो सॉल्विंग 2 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो ये हम मेथड यूज करेंगे जिसमें आप क्या करते हो, पहले B के कोफिशिएंट, फिर C के, फिर A के, फिर B के। तो फर्स्ट वाले में देखो वी हैव 3 माइनस 2 2 एंड देन 3। सेकेंड में देखो 2 माइनस 3 देन वी हैव 1 एंड देन वी हैव 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? A अपॉन क्या आएगा? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो वी हैव माइनस 9 प्लस 4 equal to B upon this into this minus this into this. So we have minus 2 plus 6 equal to C upon. We have 2 2s are 4 minus 3. इसका मतलब A upon minus 5 is B upon 4 is equal to C upon 1. तो डायरेक्शन रेशोज हमारे ये आ गए। अगर आप चाहो तो इसको लैम्डा के इक्वल पुट कर सकते हो। All right, so that means A is equal to minus 5 lambda, B is equal to 4 lambda, C is equal to lambda. Now we are going to put in 1. All right, 1 देखो हमारे पास क्या इक्वेशन थी, 1 पॉइंट फॉर्म में जो हमने ली थी, this is 1. A into x minus 1 plus B into y plus 1 plus C into z minus 2 is 0. So let us write over here A into x minus 1 प्लस b इंटू वाई प्लस 1 और प्लस c इंटू z माइनस 2 इज 0। पुट कर दो
A, B or C. Alright. So this is minus 5 lambda into x minus 1. Then we have plus 4 lambda into y plus 1. And then we have plus lambda into z minus 2 0. अब देखो lambda से हम क्या कर सकते हैं? Divide. So divide here by lambda. That means we have minus 5 into x minus 1 plus 4 into y plus 1 plus 1 into z minus 2 is equal to 0. Let's simplify now. So this is minus 5x, alright, plus 5. आगे चलो, this is 4y plus 4 or plus z minus 2 is equal to 0. Which means we have minus 5x plus 4y plus z or 9 minus 2, 7 is equal to 0. यूजली देखो जो फर्स्ट टर्म होती है पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, तो दिस प्लेन इक्वेशन कैन बी रिटन एज 5x minus 4y minus z minus 7 is equal to 0. Alright. So this is the equation of plane 5x minus 4y minus z minus 7 equal to 0. तो ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है और दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है. तो जब भी प्लेन अगर एक पॉइंट से पास करे उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं वन पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन. राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. अब ये क्वेश्चन हमारा किसके ऊपर है? डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर. लेट अस सी हाउ वी आर सपोज्ड टू डू दिस वन. तो देखो यहां पे इंटीग्रल को आई से डिनोट करते हैं. दिस इज 0 टू पाई बाय 2 x into sin x into cos x divided by we have sin 4x plus cos 4x dx. अब सबसे पहले आप इसमें नोटिस करो इस x को, तो हमें इस x को रिमूव करना है. तो फर्स्ट स्टेप विल बी टू रिमूव दिस x सो दैट कंप्लीट फंक्शन इज ट्रिग्नोमेट्रिक. तो रिमूवल ऑफ x के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. So we are going to use this property. मतलब x रिप्लेस होता है a minus x से. a के बदले में अपर लिमिट पाई बाय 2 है, तो लेट अस रिप्लेस x बाय पाई बाय 2 माइनस x. तो जहां भी देखो x है वो आपका रिप्लेस होगा पाई बाय 2 माइनस x से. So we are getting now I as 0 to pi by 2. तो पहली टर्म हो गई pi by 2 minus x. Now look at this term. Sin pi by 2 minus x क्या होता है? cos x. फिर cos pi by 2 minus x will be sin x. डिनोमिनेटर देखो, sin pi by 2 minus x will be cos x power 4. तो we have cos 4x. Then cos pi by 2 minus x is sin x power 4. That means sin 4x dx. अब एक काम करते हैं, इसको कहो 1 और इसको 2 and let us add 1 and 2. ऐसा क्यों कर रहे हैं? To remove x. तो ऐड करने पे आप देखो x हमारा रिमूव हो जाएगा. दोनों में डिनोमिनेटर हमारा 1 और 2 में क्या है? सेम है. तो let us write here. We get 2i equal to 0 to pi by 2. डिनोमिनेटर है हमारा सेम sin 4x plus cos 4x. न्यूमिरेटर देखो यहां पे sin x cos x अगर कॉमन लेंगे तो x plus pi by 2 minus x में x और x कैंसिल हो जाएगा. We will have pi by 2 sin x into cos x. All right, dx. Now we have to solve this integral. अब इसमें एक तो ये वाला पाई बाय 2 आप बाहर ले आओ और एक ये वाला 2 ले जाते हैं राइट साइड पे. तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग i इज इक्वल टू पाई बाय 4. पाई बाय 4 कैसे? एक तो ये पाई बाय 2 आएगा और एक 2 इधर आएगा. सो पाई बाय 4 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 वी हैव sin x into cos x डिवाइडेड बाय sin 4x plus cos 4x dx. अब इस टाइप के इंटीग्रल को याद है ना कैसे सॉल्व करते हैं? बिकॉज यू हैव sin 4x, तो इसको tan बनाने के लिए वी आर गोइंग टू डिवाइड
न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 4x so that ये वाली टर्म हमारी tan में कन्वर्ट हो जाए। तो लेट अस सी व्हाट डू वी गेट। अब देखो हमारे पास i आ गया पाई बाय 4 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2। अब cos 4x से डिवाइड कर रहे हो तो एक cos x न्यूमिरेटर में कैंसिल होगा, हमारे पास बचेगा cos क्यूब x, तो उसको स्प्लिट कर दो cos x इंटू cos स्क्वायर x से, तो ये तो हो गया न्यूमिरेटर। डिनोमिनेटर में sin 4x अपॉन cos 4x विल बी tan 4x और cos 4x अपॉन cos 4x will be 1. Now look at the numerator again, which can be written as ये pi by 4 as it is रहने दो, this is 0 to pi by 2. अब ऑब्जर्व करो, this sin x अपॉन cos x is tan x और 1 अपॉन cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं secant स्क्वायर x, तो न्यूमिरेटर बन गया tan x into secant स्क्वायर x. अब tan 4x can be written as tan square x का स्क्वायर and plus 1 dx. Now at this point we have to take suitable substitution. क्या सब्स्टिट्यूशन लेनी होती है? जिसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रेजेंट हो। तो आप यहां पे देखो, let us take tan square x is equal to t. Let us see what do we get if we differentiate with regard to x. तो लेफ्ट साइड पे चेन रूल बनेगा, we will get 2 tan x into tan x का डेरिवेटिव secant square x, this will be dt by dx. Now this means that tan x into secant square x dx is equal to 1 upon 2 dt. तो ये जो हमारा न्यूमिरेटर था tan x into secant square x dx, it will be replaced by 1 by 2 dt. अब देखो लिमिट्स भी चेंज करनी है, when x is equal to 0, t will be equal to tan square 0 which is equal to 0. जब आपके पास x है pi by 2, तो t will be equal to tan square pi by 2 which will be approaching infinity. So it means this integral can be written as now. Therefore what is I? अपर लिमिट हो गई हमारी, एक तो pi by 4 आएगा, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज infinity, numerator is 1 upon 2 dt and denominator is t square plus 1. All right. Now let us integrate this one. So we have I equal to 2 बाहर निकालो, we have pi by 8. 0 to infinity, we have to integrate 1 upon t square plus 1. तो आपको इसका इंटीग्रल पता है, this is nothing but tan inverse of t. Lower limit is 0, upper limit is infinity. So let us take value of the function at upper limit, that is tan inverse infinity minus tan inverse of 0. Now you know that tan inverse infinity would be pi by 2. So we have pi by 8 into pi by 2, tan inverse 0 is 0. So answer is coming out to be pi square upon 16. तो ये हमारा आएगा आंसर। ऑलराइट, तो गिवन इंटीग्रल की वैल्यू है पाई स्क्वायर अपॉन 16। लेट अस सी, तो यहां पे देखो ये पूरा आपका क्वेश्चन था जिसमें आपने देखा कि सबसे पहले हमने क्या किया है, रिमूवल ऑफ एक्स। तो एक्स रिमूव करके फिर आपने इसको इंटीग्रेट करना है। टाइप सारी देखो पता होनी चाहिए इंडेफिनेट की, वही हमारी डेफिनेट में भी काम आती है आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी। Now let's move on to the next question. Look at now question number 12. Find the area of the region which is given by all those points xy such that x square plus y square is less than equal to 4 and x plus y is greater than or equal to 2. You know that area निकालने के लिए first we have to draw the graph. तो सबसे पहली इनइक्वालिटी हम यहाँ पे लेते हैं, x square plus y square is less than or equal to 4. अब ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या करोगे, इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करो। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का मतलब इक्वल टू 2 स्क्वायर। वी नो दैट दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस इज गिवन बाय 2। तो देखो ये कैसे बनेगा, लेट अस ड्रॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक कोऑर्डिनेट एक्सिस। सपोज वी हैव y एक्सिस एंड वी हैव x एक्सिस।
तो इस पे हम पॉइंट्स लेते हैं. सपोज वी हैव दिस एज 1, दिस एज 2. तो एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लो -1 -2 एंड सिमिलरली -1 -2. अब देखो सर्कल वुड बी लाइक दिस. रेडियस 2 है हमारा. ऑल राइट, जस्ट अ मोमेंट. तो ये हमारा सर्कल बनेगा ऑफ सेंटर एट ओरिजिन रेडियस 2. अब कौन सा रीजन लेना है उसके लिए आप ओरिजिन लेके टेस्टिंग कर सकते हो. जैसे अगर हम यहाँ पे ओरिजिन लेते हैं तो चेक करेंगे क्या वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है. ऑब्जर्व करो 0 0, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी 0 विच इज लेस देन और इक्वल टू 4. दैट मीन्स इट इज ट्रू. तो इस सर्कल के हमें अंदर वाला रीजन लेना है. अब दूसरी लाइन लेते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. ऑल राइट, नाउ लेट अस टेक दिस x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. तो पहले इक्वलिटी में बदलो, x प्लस वाई इक्वल टू 2. तो ये कौन सी लाइन आएगी देखो, x 0 तो y इज 2 एंड y इज 0 तो x इज 2. सो वी हैव दिस लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2. अब देखो इस लाइन में कौन सा रीजन चाहिए. अगर हम ओरिजिन लेके यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं तो लेफ्ट साइड 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दिस इज फॉल्स. तो ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब लाइन के ऊपर वाला रीजन चाहिए. तो कॉमन रीजन देखो कौन सा हो गया. आपको कहा है एरिया ऑफ दिस रीजन निकालना है. सो दैट मीन्स कॉमन रीजन इज दिस रीजन हुज एरिया वी हैव टू ऑब्टेन. अब ये एरिया हम कैसे निकालेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन. इट इज फ्रॉम 0 to 2 एरिया अंडर सर्कल माइनस एरिया अंडर लाइन. ऑलराइट, अब सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2. तो ये वाला जो पार्ट है देखो, ये सर्कल के ऊपर वाला पार्ट है. तो इसके लिए y हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो व्हेन यू हैव x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 या 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब हमारे पास जो ये सर्कल है ये आ गया y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. We have taken positive square root because this is upper part of the circle above x-axis for which y will be positive. लाइन की अगर बात करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो y विल बी इक्वल टू 2 माइनस x. तो नाउ लेट अस राइट द एरिया. सो वी हैव नाउ एरिया इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक एरिया अंडर सर्कल लेना है, मतलब अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, और माइनस करना है एरिया बिलो द लाइन. All right, तो 0 to 2, 2 minus x dx. तो this is to be calculated. तो let us calculate it. अब देखो इंटीग्रल आपने यूज करना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का. लेट अस राइट व्हाट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं विच यू आर सपोज टू रिमेंबर. तो यू नो दैट इट इज गिवन बाय x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a. तो ये इंटीग्रल होता है विच वी आर गोइंग टू यूज ओवर हेयर. तो लेट मी राइट. सो वी हैव a इक्वल टू, दैट मीन्स एरिया विल बी इक्वल टू, a के बदले में आपके पास 2 है, तो वी हैव x बाय 2 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 4 अपॉन 2 विच इज 2, और साइन इनवर्स x अपॉन. तो ये लिमिट्स हैं हमारी 0 से लेकर 2. फिर आगे चलो, माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 इज 2x माइनस x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स आर 0 to 2. अब हम लेते हैं लिमिट्स, ये हमने कर दिया इंटीग्रेट. सो वी हैव a इक्वल टू, पहले लो वैल्यू एट अपर लिमिट. अब देखो ये 2 है तो x स्क्वायर 4 आएगा, तो फर्स्ट टर्म विल बी 0 प्लस वी हैव 2 टाइम्स साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 विल बी 1. दैट इज वैल्यू एट अपर लिमिट. लोअर लिमिट 0 पे ये x 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और साइन इनवर्स 0 इज 0, तो वी हैव 0 प्लस 0. आगे चलो, माइनस 2 पे लेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 इज 2, दैट इज वैल्यू एट अपर लिमिट. लोअर लिमिट x 0 है तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0. So now a is equal to 2 times sin inverse 1 which is pi by 2, and this is 4 minus 2, that is 2. So therefore we get area is equal to pi minus 2 square units. All right, तो ये हमारे पास एरिया
आ गया। अब देखो आपके पास ये सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको पूरा सॉल्व करना है। अगर आपके पास ये ऑब्जेक्टिव होता या आप निकालने के बाद अपना आंसर चेक करना चाहते हो तो देयर इज अ मेथड ज्योमेट्री से। देखो कैसे, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो करना तो आपने इंटीग्रेशन यूज करके है। अगर आपने आंसर वेरीफाई करना है ना तो आप नोटिस करो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमारा कितना है 2 है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो रेडियस इज 2। ऑलराइट, तो ये अगर हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लें तो ये एरिया ये वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 1/4 ऑफ अ सर्कल है ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4, मतलब पाई 2 स्क्वायर अपॉन 4। अब ये वाला एरिया निकालने के लिए आपको ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या करना है, माइनस। ट्राइंगल राइट एंगल्ड है, एरिया विल बी हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ ऑफ बेस भी 2 है और हाइट भी कितनी है 2। पाई इंटू 4 अपॉन 4 इज पाई माइनस 2, तो ये हमारा एरिया आ गया पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो अगर कोई ज्योमेट्री का रिजल्ट अप्लाई होता है तो हम अप्लाई करके कर लेते हैं। सब्जेक्टिव है तो आप कम से कम अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो कि ठीक आया है या नहीं। तो ज्योमेट्री से देखेंगे तो 1/4 ऑफ अ सर्कल का एरिया पाई और ट्राइंगल का एरिया 2, तो 1/4 ऑफ अ सर्कल में ट्राइंगल माइनस करो तो आपको ये ग्रीन वाला रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। राइट, अब इसी में देखो आगे इसका और वाला पार्ट, या तो वो क्वेश्चन करना था या ये है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x square is equal to 4y and this line x is equal to 4y minus 2. You know that x square equal to 4ay is a parabola opening upwards. तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं, let us draw the graph. तो let us take coordinate x's over here. तो सपोज वी हैव दिस एज y एक्सिस और यहां पे लेते हैं हम x एक्सिस। लेट मी टेक पॉइंट्स ओवर हेयर, सपोज वी हैव 0 1 2 3 4, सिमिलरली -1 -2 -3 -4। ऑलराइट, ये हो गए। सिमिलरली y एक्सिस पे ले लो 1 2 3 4। अब देखो पहले हम पैराबोला लेते हैं, एक तो देखो ओरिजिन से पास करेगा, y 0 है तो x भी 0 है, तो एक पॉइंट ही आ गया। फिर अगर आपके पास y 1 है, x स्क्वायर इज 4 तो x विल बी +-2, तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। फिर अगर y 4 लेते हो तो x स्क्वायर इज 16, x विल बी +-4, तो 4 4 और -4 4। तो ज्वाइन करोगे तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स विल बी लाइक दिस। ऑलराइट, तो ये हमारे पास आ गया पैराबोला। अब हम ये लाइन लेते हैं x is equal to 4y minus 2. If y is 0, x is minus 2. अगर y को 1 ले रहे हो तो x is 2, तो y1 x2 यही वाला पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर देते हैं तो we will be getting this straight line. ऑलराइट, तो ये वाली हमारी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अब आपको देखो रीजन कौन सा चाहिए, बाउंडेड बाय दीज टू, तो इसका मतलब हमें ये वाला रीजन चाहिए। ये देखो बाउंडेड बिटवीन these two curves। उसके लिए आपको क्या चाहिए होंगे, ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहां से y की वैल्यू निकालो आप, कितनी आ गई, लुक हियर, y विल बी इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 4, ये y की वैल्यू लेट अस पुट इट ओवर हियर। So we are getting x square is equal to 4y मतलब x plus 2, that is x square minus x minus 2 is 0. तो we have x square minus 2x plus x minus 2 is 0, means we have x minus 2 into x plus 1 0. तो x is taking values -1 and 2. तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है that is -1 और ये पॉइंट कितना है 2. तो let us write now what will be the area. तो अब हम लिखते हैं एरिया विल बी इक्वल टू, x वेरी कर रहा है -1 से लेकर कहां तक 2 तक, तो इट इज नाउ एरिया अंडर लाइन माइनस एरिया अंडर पैराबोला। लाइन में देखो y कितना है, x प्लस 2 अपॉन 4 dx, और माइनस करना है एरिया अंडर पैराबोला, तो y विल बी इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4। दिस विल गिव यू द एरिया। अब 1/4 कांस्टेंट है विच कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, तो बाकी हमारे पास ये बचा x प्लस 2 माइनस x स्क्वायर dx. Let us integrate and then take the limits. So let's simplify now.
we have a equal to 1 upon 4, x का integral will be x square by 2 plus we have 2x minus we have x cube upon 3 and we have limits minus 1 to 2. अब लिमिट्स ध्यान से लेनी है, देयर शुड बी नो कैलकुलेशन पार्ट. तो पहला लेते हैं अपर लिमिट पे, जब x की जगह 2 लोगे. 2 2s are 4 upon 2 is 2 plus 2 2s are 4 minus 8 upon 3. Minus value at lower limit. Now replace x by minus 1. So it is 1 upon 2 minus 2 minus minus plus 1 upon 3. Alright. Let's open the brackets now. This is equal to now 4 plus 2 6 minus 8 upon 3 minus we have 1 by 2 plus 2 and minus 1 upon 3. Let's simplify further. तो ये देखो a कितना आ गया. 1 upon 4 we have 6 plus 2 is 8 minus 8 by 3 minus 1 by 3 minus 9 by 3 is minus 3 minus half. So that means it is 1 by 4 times 5 minus 1 upon 2. That means it is equal to 1 by 4 into 9 by 2. That means 9 by 8 square units. Alright. तो ये आ गया हमारा required area. तो it is area under parabola minus area under straight line. Sorry, area under straight line minus area under parabola. और limits minus 1 to 2 है, वो हमने solve करके निकाल लिया. So this was question number 12. Now let us move ahead. Look at now question number 13th. 13th question है find length and foot of perpendicular drawn from this point to the line. अब देखो अगर आपके पास कोई लाइन है, यहाँ पे हम लेते हैं सपोज वी हैव दिस एज द लाइन और हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ पे a 2 minus 1 5 and we are drawing the perpendicular from this point to this line. ये मान लो परपेंडिकुलर है, तो एक तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर L निकालना है और एक ये डिस्टेंस. तो अगर L के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो डिस्टेंस फॉर्मूले से AL ऑलरेडी आ जाएगा. अब नोटिस करो L पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर. लाइन की इक्वेशन हमें ये दी है x minus 11 upon 10 is y plus 2 upon minus 4. This is equal to z plus 8 upon minus 11. अब L देखो पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है, ये वाला पॉइंट है ना L which is on this line. तो कभी भी आपको कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लाइन पे चाहिए तो इसको क्या पुट करते हो, लैम्डा. लैम्डा पुट करेंगे तो x will be equal to 10 lambda plus 11, y is equal to minus 4 lambda minus 2 and z will be equal to minus 11 lambda minus 8. तो for some lambda ये L के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, तो हम L के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 10 lambda plus 11 और minus 4 lambda minus 2 और minus 11 lambda minus 8. अब वो पर्टिकुलर लैम्डा चाहिए जिसके लिए ये L के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे. उसके लिए नोटिस करो AL इस लाइन के परपेंडिकुलर है. तो लेट अस ऑब्टेन नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AL. अब देखो लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स अगर पता है तो डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे निकालते हैं, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. तो एक काम करते हैं, A के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x1 y1 z1 और L के x2 y2 z2. तो ये डायरेक्शन रेशियोज देखो क्या आ गए, 10 lambda plus 11 minus 2, दैट मीन्स 10 lambda plus 9. फिर minus 4 lambda minus 2 plus 1, मतलब this is minus 4 lambda minus 1. फिर minus 11 lambda minus 8 minus 5 is minus 13. तो these are direction ratios of AL. Let us call them as A1, B1, C1. अब देखो लाइन की इक्वेशन आपको ऑलरेडी दी हुई है, तो इस लाइन के हमारे डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, दे आर दीज डिनोमिनेटर्स 10 minus 4 minus 11. ऑलराइट, तो यहां पे हम लिखते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन. सो दे आर 10 minus 4 minus 11. तो इनको हम डिनोट करते हैं किससे, लेट अस डिनोट देम बाय A2, B2, C2. अब आप फिगर में देखो AL इज परपेंडिकुलर टू द लाइन. ऑलराइट, AL अगर लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास A1, A2 कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 विल बी इक्वल टू 0. तो देखो पुट करो, हमारे पास आ गया इसका मतलब 10 into 10 lambda plus 9
फिर -4 इंटू -4 लैम्डा -1, फिर -11 इंटू -11 लैम्डा -13, दिस इज इक्वल टू 0. Simplify, we get 100 lambda plus 90 plus 16 lambda plus 4, then we have plus 121 lambda plus 143, this is equal to 0. Is it all right? Up 100 plus 16 plus 121. So it will be equal to 121 or 16, that means 137 plus 100, 237 lambda. Constants add करो 94 and 143. All right. So this is equal to now again 237. So this is equal to 0, means we have value of lambda as -1. तो lambda की वैल्यू हमारी कितनी आई है? -1. अब देखो इसको L में पुट करते हैं. L हमारा ये था 10 lambda plus 11 minus 4 lambda minus 2 minus 11 lambda minus 8. So let us write again. So we had L as 10 lambda plus 11. All right. So 10 lambda plus 11. Y coordinate was -4 lambda minus 2. और z कोऑर्डिनेट जो L का था -11 लैम्डा -8. तो इसमें हम पुट करते हैं लैम्डा की वैल्यू -1. सो देयरफॉर L के कोऑर्डिनेट्स हो गए -10 plus 11, 4 minus 2, then 11 minus 8, which means L is given by 1, 2, 3. These are the coordinates of foot of perpendicular. तो ये आ गए coordinates of foot of perpendicular. अब आपको क्या चाहिए? लेंथ चाहिए. तो लेंथ के लिए आप देखो फिगर में, अगर हमारे पास L के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं तो डिस्टेंस AL विल गिव यू द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -1, 5. तो लेट अस राइट ओवर हियर 2, -1, 5 और L इज 1, 2 and 3. So therefore length of perpendicular, this will be equal to distance AL. So let us apply distance formula. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. So we have 1 minus 2 square plus we have 2 plus 1 ka square plus we have 3 minus 5 ka square. Let's simplify. So this is equal to now under root of 1 plus 9 plus 4. That means it is under root of 14. So these many units will be the length of perpendicular. तो दो चीजें पूछी थी, coordinates of foot of perpendicular and length of perpendicular. तो I hope this question is clear to you. तो दोनों में से आपने देखो, अब 13th क्वेश्चन हमारा ये था, तो दोनों ही चीजें निकालनी है, लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर. दोनों में से आप पहले क्या निकालोगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो लेंथ अपने आप आ जाएगी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है केस बेस्ड या फिर डेटा बेस्ड. अब इसमें देखो हमें क्या गिवन है, लेट अस सी. क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ कंपनी हैज 2 plants टू मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल्स. 70% motorcycles are manufactured at first plant, 30% are manufactured at the second plant. At first plant, 80% motorcycles are rated of standard quality, while at second plant, 90% are rated of standard quality. Based on the given information, you have to answer the questions. तो plant 1 में देखो manufactured है 70, plant 2 में 30, प्लांट 1 के 80% स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं और प्लांट 2 के 90%. तो अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे इसके. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ मोटरसाइकिल व्हिच इज रैंडमली पिक्ड अप इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी. अब देखो इंफॉर्मेशन क्या दी थी कि फर्स्ट प्लांट में मैन्युफैक्चर हो रही हैं 70% मोटरसाइकिल्स, सेकेंड प्लांट में मैन्युफैक्चर हो रही हैं 30% मोटरसाइकिल्स. प्लांट 1 की आपको दिया है 80% मोटरसाइकिल्स आर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, ऑलराइट, और प्लांट 2 की 90% आर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी. सो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, ऑलराइट. अब आपको बताना है अगर हमने एक मोटरसाइकिल पिकअप करी है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की होगी.
अब ये क्वेश्चन देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें हम इवेंट्स डिफाइन करते हैं E1। E1 इवेंट डिफाइन करेंगे कि मोटरसाइकिल इज मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट 1। ठीक है, मोटरसाइकिल इज मैन्युफैक्चर्ड इन फर्स्ट प्लांट। इसी तरह से E2 इवेंट विल बी दैट मोटरसाइकिल इज मैन्युफैक्चर्ड इन सेकेंड प्लांट। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी। फर्स्ट प्लांट में 70% मैन्युफैक्चर होती हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विल बी 70/100, दैट मींस 7/10। फिर प्लांट 2 में मैन्युफैक्चर होती हैं 30%, तो E2 की प्रोबेबिलिटी 30/100, दैट इज इक्वल टू 3/10। अब एक ऐसा इवेंट है कि जो मोटरसाइकिल पिकअप करी है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। अब देखो ये इवेंट दोनों के साथ अकर कर रहा है, अगर मोटरसाइकिल प्लांट 1 में मैन्युफैक्चर्ड है या प्लांट 2 में मैन्युफैक्चर्ड है। तो हम यहाँ पे इवेंट ए डिफाइन करेंगे कि मोटरसाइकिल इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। ऑलराइट, तो ये वो इवेंट है जो दोनों के साथ अकर कर रहा है। तो आपको इसी की प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन में बतानी है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी कैसे निकलेगी, आपको याद होगा, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इज इट ऑल राइट? तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो अगर इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए तो क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। मतलब पहले इस बात की प्रोबेबिलिटी लोगे कि वो प्लांट 1 में मैन्युफैक्चर हुई है, फिर अगर ये इवेंट अकर कर चुका है कि प्लांट 1 में मैन्युफैक्चर हुई है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, फिर प्रोबेबिलिटी कि वो प्लांट 2 में मैन्युफैक्चर हुई है, और अगर वो प्लांट 2 में मैन्युफैक्चर हो चुकी है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। अब यहां पे देखो E1 की प्रोबेबिलिटी और E2 की तो हमने लिखी है। अब ये जो आपको दिया है 80% और 90%, व्हाट आर दीज। अगर आपकी मोटरसाइकिल प्लांट 1 में मैन्युफैक्चर हुई है, वो सेकेंड स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, तो मतलब E1 इवेंट अकर कर चुका है और A इवेंट की हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 दिस विल बी इक्वल टू 80%, 80/100, दैट इज 8/10, ये हो जाएगा। फिर 90% स्टैंडर्ड क्वालिटी की है अगर प्लांट 2 में मैन्युफैक्चर हुई है, तो प्लांट 2 में मैन्युफैक्चर हुई है, इट मींस इवेंट E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो क्या प्रोबेबिलिटी है इवेंट A की, मतलब हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। E2 अकर कर चुका, प्लांट 2 में मैन्युफैक्चर है, तो 90% है प्रोबेबिलिटी, तो दैट मींस इट इज 9/10। अब ये वैल्यूज हम यहां पुट करते हैं टू ऑब्टेन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लेट अस पुट द वैल्यूज। तो E1 की प्रोबेबिलिटी इज 7/10 इनटू वी हैव A बाय E1 8/10 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी is 3/10 into A by E2 9/10. So this is equal to 7 8s are 56/100 plus we have 27/100. तो LCM ले लो, नीचे आ गया 100, this will be equal to कितना 83। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A की जो बाइक या मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, दैट विल बी 83/100। ऑलराइट, तो इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कोई भी अगर आपने रैंडमली एक मोटरसाइकिल पिक करी है कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखो, वो है सपोज अ मोटरसाइकिल रैंडमली पिक्ड अप इज फाउंड टू बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब जब ये वर्ड आता है ना, फाउंड टू बी या गिवन टू बी या ऑब्जर्व्ड टू बी, इट मीन्स दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, क्योंकि वही था ना इवेंट की इट इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ऑलराइट, तो ये अकर कर चुका है। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी इट हैज कम आउट फ्रॉम द सेकेंड प्लांट,
That means we need probability of E2 when A has already occurred. तो आपको याद होगा इसको यूज करने इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं हमारा बेस थ्योरम. ऑलराइट, तो व्हाट वाज बेस थ्योरम? अब देखो, जैसे हमें चाहिए probability of E2 given that event A has already occurred. So this will be given by, what's the formula? Probability of E2 into probability of A by E2 divided by, we have probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2. All right. अब देखो क्या क्या probabilities हमने लिखी थी. We had said कि probability of E1 was 7 by 10, probability of E2 was 3 by 10, फिर probability of A by E1 थी 8 by 10 और probability of A by E2 it was 9 by 10. तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे. तो let us put and find the answer. तो ऑब्जर्व करो. Now this is equal to E2 की probability कितनी है? 3 by 10 multiplied by we have A by E2 9 by 10. अब देखो नीचे ये जो पूरा है this is nothing but probability of A जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट करी है. ये देखो ये यही तो था. ऑब्जर्व करो. It was law of total probability. Probability of E1 A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2. This is probability of A. तो डिनोमिनेटर यही है जिसकी probability हम निकाल चुके हैं 83 by 100. तो वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 83 by 100. तो we get now 27 by 83. 100 will get cancelled. तो this will be the answer to part 2. All right. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट पार्ट था दैट वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और जो सेकेंड पार्ट है इसका दैट इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम. तो लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन जो केस स्टडी का था इट वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. All right. So in this lecture we have done CBSE class 12th term 2 maths mock test. तो आपने देखा जो हमारे क्वेश्चंस थे वो आपकी एनसीईआरटी का जो पार्ट 2 है एक्सेप्ट लीनियर प्रोग्रामिंग वो सारे चैप्टर्स थे हमारे. इंडेफिनेट, इंटीग्रेशन, डेफिनेट, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर्स, 3D एंड प्रोबेबिलिटी. सो यू हैव टू प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस करने से आपका एक तो टाइम का आपको पता चलेगा और बिकॉज इट इज अ सब्जेक्टिव पेपर सो यू नीड टू नो हाउ टू रिप्रेजेंट द पेपर. ऑलराइट, फॉर्मूले लिखने जरूरी हैं, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखनी है, जिसमें फिगर रिक्वायर्ड है. You have to draw the figure, जहाँ units लिखने हैं, you have to write the units and everything should be done very properly as I have shown you over here. Because there will be marks for the steps, not just for the answer. So I hope all these questions are clear to you now. Keep practicing and keep enjoying the benefits of our courses. Rest will continue in the next one. Thank you and bye-bye.